सोनोमीटर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है। n इज इक्वल टू फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T अपॉन m। इसके सोनोमीटर के 3 लॉज मैं आपको क्लियर एकदम सिंपल में और इजी में बता देता हूँ, आपको एकदम शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तीनों लॉज जो है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और ये थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इसके अंदर फर्स्ट लॉ में क्या करना है, T और M को कांस्टेंट रखना है, T एंड M कांस्टेंट। सेकेंड लॉ में क्या करना है, L और M को कांस्टेंट रखना है, L एंड M कांस्टेंट। और थर्ड में L और T को कांस्टेंट कर दो, एंड L एंड T कांस्टेंट। जब ये दोनों कांस्टेंट रखोगे L, T और M, क्या बचेगा, N और L। ये दोनों कांस्टेंट करेंगे तो N और L बचेगा, N L। अब ये दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे लेते जाओ। जैसे ये सोनोमीटर है, यहाँ पर दो इसके एजेस है, यहाँ पर ये ब्रिज बन गया, सोनोमीटर ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पुली लगा के यहाँ पर लोड लटकाते हैं, ठीक है। जितना लोड लटकाएंगे वो टेंशन इसके अंदर क्रिएट होगा, टेंशन। मास M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ये वायर की लेंथ 1 यूनिट लेंगे तो कितना मास होगा उसका, मास पर यूनिट लेंथ, ये हो गया M। L क्या है, ये दो एजेस के बीच में जितनी लेंथ है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की, तो ये हो गया आपका स्मॉल l। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अब ये फर्स्ट लॉ एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक ट्यूनिंग फोर्क लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी है N1, ठीक है। इस केस में हम लोग T और M को कांस्टेंट रखें। ये T और ये M कांस्टेंट है। T यानी यहाँ पर जितना लोड लटकाएंगे वो टेंशन इसके अंदर क्रिएट होगा, वो कांस्टेंट है। और ये मास पर यूनिट लेंथ, जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं वही स्ट्रिंग है यहाँ पर, सेम वो भी कांस्टेंट है। तो ये दो चीज़ कांस्टेंट है, सिर्फ हम लोग को क्या वेरी करना है, N और L। तो N हम लोग लिए पहले फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी लिए हम लोग, जो भी फ्रीक्वेंसी का 512 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोर्क लिए, तो ये आपकी N1 हो गए 512। उसको हम लोग रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करके इसके ऊपर रखेंगे सोनोमीटर। यहाँ पर पेपर राइडर रखेंगे। जैसे ही ये पेपर राइडर इस लेंथ को चेंज करेंगे, यहाँ पर इसको स्ट्राइक करके इसके ऊपर रखेंगे, इस लेंथ को चेंज करेंगे। जब चेंज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पेपर राइडर गिर जाएगा, तो जहाँ पर ये पेपर राइडर गिरेगा उसको ले लेंगे L1, यहाँ पर लिखे L1। तो वो रीडिंग आपकी निकल गई N1 L1। दोनों को मल्टीप्लाई किए, जो रीडिंग आई आपकी वो यहाँ पर लिख लिए। फिर उसके बाद सेकेंड केस में दूसरी ट्यूनिंग फोर्क लिए, रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करे, यहाँ पर रखे, फिर से लेंथ चेंज किए, जो रीडिंग आई जहाँ पर पेपर राइडर गिर गया वो आपका L2 रहेगा। तो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क के लिए L2, दोनों को मल्टीप्लाई किए, जो रीडिंग आई यहाँ पर नोट कर लिए। थर्ड के लिए किए N3 L3, जो रीडिंग आई यहाँ पर लिख लिए। तो जब हम लोग ये तीनों रीडिंग नोट डाउन करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग को तीनों रीडिंग कांस्टेंट मिलती है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, ये फर्स्ट लॉ है। इस केस के अंदर N मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इक्वल मिलता है, सेम मिलता है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ N इज इक्वल टू, L को यहाँ पर लाऊंगा तो कांस्टेंट इंटू 1/L हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज inversely proportional to the length of vibration of string, length of vibration of string। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ वेरीफाई। सेकेंड लॉ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, L और M कांस्टेंट रखे। L यानी ये लेंथ को आप चेंज नहीं करना है, और मास पर यूनिट लेंथ, ये भी स्ट्रिंग चेंज नहीं करेंगे आप लोग।
स्ट्रिंग भी वही है, ये लेंथ भी, अब ये एजेस भी आप लोग इधर उधर नहीं करोगे, तो ये लेंथ भी कांस्टेंट हो गई, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हो गई, तो अब एल एम कांस्टेंट, तो क्या बचा, एन और टी, ये बचा। तो पहली ट्यूनिंग फोर्क लिए फर्स्ट। अब ये टेंशन को आगे पीछे करेंगे, पहले एकदम कम रखेंगे, कम के बाद थोड़ा सा बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर ये गिर गया तो वहाँ पर पेपर राइडर गिर गया तो वहाँ पर आपका आ जाएगा T1। सेकंड केस के अंदर दूसरी ट्यूनिंग फोर्क लिए, फिर इसको चेंज किए, चेंज करने के बाद जो रीडिंग आई वो लिखे आप लोग T2। ये चेंज करते गए, जहाँ पर पेपर राइडर गिरा वो आपका T2 आ गया। फिर से तीसरी ट्यूनिंग फोर्क लिए N3, फिर ये टेंशन चेंज करते गए, जहाँ पर वो गिर गया पेपर राइडर वो आपका T3, ये आ गई आपकी। इस केस में मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं N1 अपॉन अंडर रूट T1 ये वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को जो वैल्यू मिलती है वो यहाँ पर लिखा, और उसके बाद N2 अपॉन अंडर रूट T2 ये वैल्यू निकाला हूँ, तो जो वैल्यू लिखी यहाँ, जो वैल्यू मिली यहाँ पर लिख दिया। N2 अपॉन अंडर रूट T3, N3 N3 अपॉन T3 अंडर रूट T3, जो वैल्यू आई वो यहाँ पर लिख दिया। अब ये तीनों वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं तो ये तीनों वैल्यू सेम निकलती है, कांस्टेंट निकलती है। इसका मतलब n अपॉन अंडर रूट T इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, कांस्टेंट मिल रहा है। ये आपका सेकेंड लॉ है। अब इसके अंदर अगर मैं n इज इक्वल टू कांस्टेंट यहीं पर है, अंडर रूट T यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट T, तो यहाँ पर क्या हो गया, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। ये आपका सेकेंड लॉ। ओके, थर्ड लॉ में क्या देखेंगे हम लोग, L एंड T कांस्टेंट है, यहाँ पर L एंड T कांस्टेंट, क्या बच गया, N और M। फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क लिया, अभी यहाँ पर T कांस्टेंट रखा हूँ मैं, और ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का। अब क्या करूँगा मैं, M को चेंज कर रहा हूँ, तो M को चेंज करने के लिए हम लोग को स्ट्रिंग चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी स्ट्रिंग है मेरे पास, एक स्ट्रिंग लगाया, चेक किया, यहाँ पर ये पेपर राइडर नहीं गिरा। दूसरी स्ट्रिंग एक पतली है, एक उससे थोड़ा उसका थिकनेस ज़्यादा है, उसके और थिकनेस ज़्यादा है, और थिकनेस ज़्यादा है, तो अलग अलग टाइप की स्ट्रिंग है। पहली स्ट्रिंग लगाया, L चेंज नहीं कर रहा हूँ, T चेंज नहीं कर रहा हूँ। पहली स्ट्रिंग लगाया, पेपर राइडर नहीं गिरा, दूसरी लगाया नहीं गिरा, तीसरी लगाया नहीं गिरा, एक स्ट्रिंग लगाया गिर गया। तो पहले ट्यूनिंग फोर्क के लिए जहाँ पर जो स्ट्रिंग के लिए गिरा है तो वो M1 हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। जहाँ पर पेपर राइडर गिर गया है तो उसके मास पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर हम लोग का पेपर राइडर गिर गया है इस स्ट्रिंग पर। उसके बाद फिर से दूसरी ट्यूनिंग फोर्क लिया, उसके बाद ये स्ट्रिंग चेंज किया, फिर चेंज किया, एक स्ट्रिंग के ऊपर ये पेपर राइडर गिर गया, तो N2 फ्रीक्वेंसी के ऊपर जहाँ पर जो स्ट्रिंग के लिए पेपर राइडर गिरा है उसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है, M2। फिर उसके बाद फिर चेंज किया स्ट्रिंग, फिर उसके बाद तीसरी ट्यूनिंग फोर्क लिया, फिर स्ट्रिंग चेंज किया, तो जो स्ट्रिंग के लिए पेपर राइडर गिर गया उसका मास पर यूनिट लेंथ M3 है। तो इस केस के अंदर हम लोग, जब मैं यहाँ पर N1 मल्टीप्लाई करता हूँ अंडर रूट M1 से, तो मेरे को जो वैल्यू मिलती है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। N2 को मल्टीप्लाई करता हूँ अंडर रूट M2 से, जो वैल्यू मिलती है यहाँ पर लिख लिया। N3 को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट M3 से, जो वैल्यू आई यहाँ पर लिख लिया। तीनों वैल्यू को मैं चेक करता हूँ तो तीनों वैल्यू मेरी कांस्टेंट मिलती है। ये आपका थर्ड लॉ है। तो इस केस में M मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट N मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट M इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मिला मेरे को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N को यहीं पर रखता हूँ कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट M। तो यहाँ पर N इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, N इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M हो गया, जो हो गया आपका थर्ड लॉ। The frequency of vibration is inversely proportional to the mass per unit length of the string.